अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम देखेंगे कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं हैबिटेट्स के लिहाज से, और इसमें हम यूरिया साइकिल को भी डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज प्रोड्यूस होती हैं बॉडी के अंदर, जो कि डिफरेंट टाइप की होती हैं डिफरेंट एनिमल्स के अंदर। तो जिनको वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज को हमने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का नाम दिया था। तो इस लेक्चर में हम यही देखेंगे कि जो वेस्टफुल मेटाबॉलिटीज जिनको हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं, ये कितनी टाइप्स की हैं जो कि डिफरेंट एनिमल में पाए जाते हैं, जो आगे डिफरेंट सराउंडिंग डिफरेंट इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो इन्वायरमेंट के लिहाज से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स की कितनी टाइप्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है अमोनिया। अमोनिया की नेचर को स्टडी करें तो ये बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक होता है और ये बॉडी फ्लूइड के अंदर भी बहुत जल्द डिजॉल्व होता है। लेकिन इनके डिजॉल्व होने की वजह से जिस्म में क्या बीमारियां हो जाती हैं। इसका मतलब है कि इसकी कंसंट्रेशन को हमें कम रखना है बॉडी के अंदर। ज़्यादा प्रोड्यूस हो तो उसको बाहर निकालना जिस्म से। तो इसके लिए इसकी कंसंट्रेशन को कम रखने के लिए हमें फिर वाटर के ज़रिए इसको जिस्म से बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसको निकालने के लिए हमारे पास वाटर की कंसंट्रेशन भी ज़्यादा होनी चाहिए। अबाउट 500 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है जस्ट 1 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन को बाहर निकालने के लिए। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म में पाए जाएंगे जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें फिश की, तो उनके अंदर जब वाटर पंप होता है, मतलब जब पानी उनके अंदर जाता है तो उनके अंदर वाटर ज़्यादा हो जाएगा। तो उनको क्या होमोस्टैसिस का प्रोसेस कैरी करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए वाटर को बाहर निकालना होता है। तो उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी अमोनिया ही होगी, क्योंकि जब उनके अंदर वाटर ज़्यादा है तो अंदर जो वाटर ज़्यादा है उनको जब बाहर निकालना है तो वो क्या अमोनिया को भी बाहर एक्सपेल कर देंगे। तो उनके लिए ये क्या डबल फायदा हो गया कि एक तो उन्होंने वाटर को बाहर निकालना है, ठीक है, क्योंकि इंटरनल बॉडी स्टेट को उन्होंने मेंटेन करना, साथ में उनके अंदर क्या अमोनिया है तो वो अमोनिया को भी बाहर, तो उनका जो एक्सक्रीटा है वो भी बाहर निकल गया, और वाटर को मतलब ऑस्मो रेगुलेशन भी कर ली और एक्सक्रीशन भी कर ली। तो ये कौन से होते हैं, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, जैसे हमारे पास फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट होता है। और ऐसे एनिमल जैसा कि फिश है जो कि अपने नाइट्रोजिनस वेस्ट को अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एमोनोटेलिक। तो ये हमने पढ़ा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया की फॉर्म में बन रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं यूरिया के ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया की फॉर्म में। लेकिन कैसे, क्योंकि अमोनिया, अब कुछ हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, तो उनके क्या, अब वो अमोनिया को निकालने के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा वाटर की अमाउंट चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो इनके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है। तो इनको क्या, एक ऐसा इनके अंदर होता है प्रोसेस कि जो अमोनिया को यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसको हम यूरिया साइकिल कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर जिस्म से बाहर निकालते हैं, क्योंकि यूरिया को जस्ट 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम जो हमारे पास यूरिया होगी उसको निकालने के लिए, जो कि हमारे पास नाइट्रोजन रिमूवल है, नाइट्रोजन की फॉर्म है यूरिया। तो उसके जो एक्सक्रीटरी नाइट्रोजन है उसको मेटाबॉलिकली कन्वर्ट कर दिया जाता है यूरिया में, जो कि यूरिया साइकिल कैरी आउट करता है। और ये ज़्यादातर इसमें हमारे पास मैमल्स आते हैं, एम्फीबियन आते हैं, शार्क्स और सम बोनी फिशेज। अब देखा जाए तो हमने पढ़ा था जो फिशेज होती हैं वो तो हमारे पास ऐसे मोनोटेलिक होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम तो यूरिया की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस हमने स्टडी किया था इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स, कि डिफरेंट इन्वायरमेंट में कैसे वो एक्सक्रीट होते हैं, तो उसमें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी सेंड कर दूंगा। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो काइंडली उसको देख लें, कि जिसमें हमने ऑस्मो रेगुलेशन को डिफरेंट इन्वायरमेंट में स्टडी किया था। तो उसका मैं लिंक इंशाल्लाह नीचे दे दूंगा आप लोगों को, तो वो आप थोड़ा सा उसका ओवरव्यू वहाँ पे देख लें, उसको एक्सप्लेनेशन से वहाँ से देख लें। ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ कि वो मैरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं हमारे पास शार्क्स और क्या, बोनी फिशेज। तो ये खुद को फिर मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंट के लिहाज से। तो ये ऐसे एनिमल होते हैं जो कि अपना नाइट्रोजिनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक। तो क्या हमने इसमें पढ़ा कि ये ऐसे एनिमल होते हैं जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिनकी यूरिया होगी,
क्योंकि ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर में रहते हैं, और इनको फिर जस्ट 50 मिलीलीटर वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट को, मतलब जो हमारे पास यूरिया है इसको निकालने के लिए। अब कैसे अमोनिया यूरिया के अंदर कन्वर्ट हो रहा है इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हमारे पास है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल क्या है कि एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है, एक ऐसा पाथवे जिसके अंदर मेटाबॉलिज्म होगी, ब्रेक डाउन होगी सब्सटेंस की, किसके कहीं पे, क्योंकि हम मेटाबॉलिज्म हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ये तोड़ फोड़ के अमल होता है जिसमें एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे जिसके अंदर यूरिया की प्रोडक्शन हो वो हमारे पास यूरिया साइकिल होगा। इस पूरे प्रोसेस में हमारे पास 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है, जो कि क्या करता है, साइकिल के अंदर उनको डाल दिया जाता है ताकि यूरिया की प्रोडक्शन हो। सबसे पहले हमारे पास 1 अमोनिया का मॉलिक्यूल कंबाइन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के पास, और वो दोनों किससे कंबाइन करें, मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल में मौजूद पहले ही एक हमारे पास होता है ऑर्निथीन, उसके साथ कंबाइन करते हैं। ऑर्निथीन आता कहाँ से है, क्योंकि ये इससे पहले वाली जो साइकिल होती है उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। ये तीनों मिलते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं सिट्रुलिन के अंदर। जब सिट्रुलिन में कन्वर्ट होते हैं तो वहां पे अमोनिया का हमारे पास एक और मॉलिक्यूल आता है, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे पास आर्जिनिन के अंदर। तो आर्जिनिन स्प्लिट होगा किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, जिसका नाम है आर्जिनेज, ताकि वो यूरिया बनाए और फिर प्रिकर्सर ऑर्निथिन बनाए। नेक्स्ट प्रिकर्सर कहते हैं जो बाद में यूज हो सके। तो जैसे हमने इसको पहले यूज किया था, लास्ट में हमें फिर मिल गया, जो कि आगे नेक्स्ट साइकिल के लिए ऑर्निथिन रेडी रहेगा, जो कि नेक्स्ट साइकिल में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिलकर फिर दोबारा सिट्रुलिन बना देगा। तो नीचे डायग्राम में मजीद एक्सप्लेन कर दिया गया कि देखें हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनियम हमारे पास मिल रहे हैं, और ऑर्निथिन के साथ मिलकर सिट्रुलिन बनाया। फिर दरमियान में एक प्रोसेस होता है जो आर्जिनो सक्सीनेट बनता है सिट्रुलिन से, और उसमें क्या एस्पार्टेट मिलता है, और एंजाइम कौन सा होता है, आर्जिनो सक्सीनेट सिंथेटेज। जो आर्जिनो सक्सीनेट बनता है, और आर्जिनो सक्सीनेट जब इसके ऊपर एंजाइम ऐड करता है आर्जिनो सक्सीनेज, तो ये फ्यूमुरेट बनाता है जो बाहर निकल आता है, और ये खुद आर्जिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। आर्जिनिन के ऊपर एंजाइम ऐड करेगा आर्जिनेज, जो क्या करेगा, जब ये आर्जिनिन वाटर के साथ मिलकर यूरिया बना देगा, और बाद में खुद ये किसमें, ऑर्निथिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। तो ये हमने पढ़ा यूरिया साइकिल के जो किन के अंदर होता है, किन ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, जिन्होंने यूरिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पर निकालना होता है। जो हमारे पास लास्ट है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की टाइप, वो है यूरिक एसिड। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में पाए जाते हैं। जो एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर में पाए जाते हैं, तो ना तो वो अमोनिया को निकाल सकते हैं जिस्म से, ना यूरिया को, तो उन्हें एक ऐसी फॉर्म चाहिए होती है नाइट्रोजन की जिसे हम यूरिक एसिड कहते हैं। क्योंकि उनके अंदर वाटर की बहुत ज़्यादा कमी होती है, तो उन्हें ऐसा ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट चाहिए जिनको वो थोड़े से वाटर के कंजम्पशन से बाहर निकाल सकें। तो जो यूरिक एसिड होता है, इसको जस्ट 1 मिलीलीटर चाहिए होता है वाटर का, कि वो बाहर निकल सके जिस्म से। इसमें हमारे पास रेप्टाइल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं, इंसेक्ट आते हैं, और लैंड स्नेल आते हैं। क्योंकि अगर हम थोड़ा गौर करें बर्ड्स पर, तो वो ज़्यादा हवा में ही रहते हैं, तो उन्हें कोई ज़्यादा ज़मीन पे नहीं आना पड़ता, या तो वो कहीं ऊपर, बहुत ऊपर बैठते हैं, कहीं बिल्डिंग्स पर या दरख्तों पर जहाँ उन्हें वाटर नहीं मिलता, तो उनके अंदर पानी की कमी होती है, तो वो कभी वो ज़मीन पे आके थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं, तो उनको फिर जो एक्सक्रीटा निकलता है वो भी ऐसा ही होगा, जो जिसके अंदर क्या वाटर की मिकदार भी कम होगी। तो जो ऐसे एनिमल होते हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिक एसिड की फॉर्म में बाहर निकालेंगे, उन्हें हम यूरिकोटैलिक कहते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू करें, तो हमने हैबिटेट के लिहाज से एक ऐसा पहला हैबिटेट था जो एक्वेटिक था, दूसरा हमारे पास क्या था, मॉडरेट था, और जो थर्ड है वो टेरेस्ट्रियल लाइक है, कि ऐसा है कि जिसमें वाटर की कमी होती है उन ऑर्गेनिज्म के लिहाज से। ये ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी की कमी होती है,
तो वो पहले जो एक्वेटिक में था वो अमोनिया का एक्सक्रीट करते हैं, मॉडरेट वाले यूरिया को, और जिनको बहुत ज़्यादा पानी की कमी हो तो वो हमारे पास यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन ये इसका अगर थोड़ा बैकग्राउंड पे थोड़ा देखा जाए, जो बुक वाले ने लाइन में लिखा है, एक लास्ट लाइन में उन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो एनिमल हैं वो सिर्फ केमिकल नेचर को नहीं देखते एक्सक्रीटा की, बल्कि इन्होंने बिहेवियर के लिहाज से खुद को ऐसा भी बनाया है कि जब ये पहले इकट्ठे थे, फिर बाद में हम एवोल्यूशन वगैरह को देखें तो सब एक जगह थे, फिर बाद में डिवीजन हुई, कोई डिफरेंट इन्वायरमेंट में गए, कोई एनिमल कोई डिफरेंट में गया, तो कुछ ऐसे थे जो कि एक्वेटिक इन्वायरमेंट में गए, तो वहाँ क्या हुआ, तो उन्होंने खुद को ऐसा बिहेवियर बनाया कि वो अमोनिया, जैसे मैंने बताया ना कि उनमें वाटर होता है, तो वो वाटर को भी निकालते हैं और अमोनिया को बाहर निकाल देते हैं वहाँ से, तो बिहेवियर उन्होंने ऐसा बनाया। कुछ ऐसे थे जो मॉडरेट, कोई एनिमल कुछ ऐसे इन्वायरमेंट में चले गए जहाँ पे मॉडरेट सप्लाई थी वाटर की, तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उनको यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने लगे, अमोनिया को, जिन्होंने जिस्म से बाहर निकाला। फिर लास्ट में हमारे पास यूरिक एसिड, जो ऐसे इन्वायरमेंट में गए जहाँ जिनको पानी की बहुत कमी थी, तो उन्होंने जिस्म से बाहर यूरिक एसिड को निकाला। तो आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछें, तो मैं वहाँ आंसर दूंगा, या फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।